हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनए सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के अंदर यूनिट 6 डिस्कस कर रहे थे और यूनिट 6 के अंदर हमने पहला लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज आपके सामने जो ये लेक्चर जा रहा है ये लेक्चर नंबर 2 है और यूनिट 6 का ही लेक्चर 2 है ये। और इसके पहले के जितने यूनिट्स है बच्चों, उसके लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर वीडियोस थे वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उससे जाके फटाफट से देख लेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे फटाफट से चैनल पे विजिट करना है। जैसे ही आप हमारे चैनल पे जाते हैं थर्ड सेमेस्टर में, तो इसमें यहाँ पे देखिए आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाता है और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको चले जाना है। ये देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है ना, जैसे आप हमारा चैनल ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव। आपको चले जाना है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं ढेर सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाती है। अब थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो बॉटनी की पूरी थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ऊपर ही बनी है। इसी में आप देखेंगे तो जितनी क्लासेस अभी तक गई है वो सबके लेक्चर वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे, तो कहीं और ढूंढने की अलग से जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और यूनिट 6 का लेक्चर 2, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए यूज होती है, वो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब फाइलोजेनेटिक्स में यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 मेजर रीजंस क्या है फाइलोजेनेटिक्स यूज करने के लिए। भाई फाइलोजेनी कई बार बता चुकी हूँ कि फाइलोजेनी मतलब जब हम यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म ए और बी, दो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप निकाल कर पता करते हैं और इसके लिए हम इनके एंसेस्टर, इनके पूर्वजों का पता लगाते हैं। राइट, तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे क्यों जरूरी है फाइलोजेनेटिक्स यूज करना। तो कह रहा है भाई सबसे क्लोज रिलेटिव्स ऑर्गेनिजम्स के जो सबसे करीबी हैं उनका ये पता लगाता है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। डिस्कवर करता है कि किसी एक जीन का काम क्या हो सकता है बॉडी के अंदर। और तीसरी चीज रीट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ जीन, यानी वो जीन जो है वो बना कैसे, उसके बारे में भी ये चीजें बताता है। तो इसलिए हम फाइलोजेनेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी उस ब्रांच ऑफ साइंस का इस्तेमाल करते हैं जो हमें हमारे बहुत सारे प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन, किसी के बीच का भी क्लोज रिलेटिव्स के बारे में पता लगाता है। ये पता लगाने के लिए एंसेस्ट्रल स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर फिलहाल अब नया एरा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स की मदद से फाइलोजेनेटिक्स का, यहाँ पर फाइलोजेनेटिक्स अगर पता करनी है हमें एंसेस्टर्स का पता लगाना है, हमें प्लांट एनिमल के क्लोज रिलेटिव्स का पता लगाना है, तो हम यहाँ अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखिए सर्वे की गई ऑफ वेरियस फाइलोजेनेटिक प्रोग्राम्स, बहुत सारे अलग अलग फाइलोजेनेटिक प्रोग्राम्स कह लो, एप्स कह लो, ये सॉफ्टवेयर्स कह लो, कुछ भी कह लो, ये आए। ठीक है, और इस पे बहुत सारे सर्वे हुए। इसमें सबसे पहला है हमारे पास मॉलिक्यूलर क्लॉक। मॉलिक्यूलर क्लॉक, तो एन अजम्पशन बाय व्हिच मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस इवॉल्व एट कांस्टेंट रेट। तो ये मॉलिक्यूलर क्लॉक नाम का जो फाइलोजेनेटिक प्रोग्राम था, मॉलिक्यूलर क्लॉक को पहले समझते हैं, इस वर्ड का मतलब क्या है बेटा। ये सबसे पहला फाइलोजेनेटिक प्रोग्राम है जिसपे यहाँ पर अलग अलग तरह की बात की गई है, किस तरह से हर सॉफ्टवेयर, हर ऐप किस तरह से फाइलोजेनेटिक्स का पता लगाता है, ये हम एक एक करके देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर क्लॉक जो है ये क्या करता है, मॉलिक्यूलर वर्ड का जो मतलब है, इसका मतलब होता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, यानी कि जो आपकी बॉडी में मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लॉक का मतलब भाई ये समय बताएगा। तो यहाँ पे ये अजम्पशन है कि ये जो मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस हैं, यानी डीएनए आरएनए में जो सीक्वेंस पाए जाते हैं वो बदल रहे हैं, उसमें इवोल्यूशन हो रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है, इवॉल्व कर रहे हैं एट कांस्टेंट रेट, एक सही, एक कह सकते हैं एक फिक्स गति के साथ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें इवोल्यूशन हो रहा है, ताकि जो अमाउंट है, जो भी म्यूटेशन यहाँ पे हो रहा है, एक्यूमुलेटेड म्यूटेशन, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाए, इवोल्यूशनरी टाइम के इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि इस तरह से ये इवॉल्व करना चाहिए कि जो अमाउंट है, जितना उसमें बदलाव आया, म्यूटेशन का मतलब बदलाव होता है, तो जितना म्यूटेशन आया वो किसके इक्वल होना चाहिए, जितना इवोल्यूशन का समय बीतता चला जा रहा है। तो इससे ये चीज पता लगती है। बेस्ड ऑन दिस हाइपोथेसिस, इस कल्पना पर अगर आगे बात करें तो ब्रांच लेंथ ऑफ अ ट्री कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट डाइवर्जेंस टाइम, मतलब किस तरह से जो बदलाव आया, म्यूटेशन आया और कितने समय में आया, ये इस मॉलिक्यूलर क्लॉक नाम के सॉफ्टवेयर से या प्रोग्राम से हमें पता लगाते हैं। तो
तो भाई काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। हमें ये ना सिर्फ ये बता रहा है कि क्लोज रिलेटिव्स क्या हैं प्लांट्स के, हमें ये सिर्फ नहीं बता रहा है कि एंसेस्टर्स कौन है, हमें ये भी ये बता रहा है कि कितने समय के अंदर डीएनए आरएनए या प्रोटीन में कितना बदलाव आएगा। बात समझ आ रही है आप लोग को? जैसे कि आपने कई बार बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स पेपर में, न्यूज़पेपर्स में या अपने फोन्स में, मोबाइल फोन्स में पढ़े होंगे। ये आर्टिकल्स कई बार चीजों को बताते हैं कि आने वाले समय में कितना डीएनए बदलेगा, आने वाले समय में ह्यूमन बॉडी में क्या बदलाव आएगा। ये सब कैसे पता चलता है? इन सॉफ्टवेयर से पता चलता है, जो होने वाले बदलाव को समय के साथ जोड़कर आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या क्या क्वालिटी हमें चाहिए, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर, फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो हमें उसमें क्या क्वालिटीज चाहिए होगी। अगर टाइम कंज्यूमिंग है, अगर डेटा जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें समय ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इफ लार्ज डेटा सेट्स आर यूज्ड फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, तो समय जो है कंज्यूम होता है, समय ज्यादा लगता है अगर बहुत ज्यादा डेटा है फाइलोजेनेटिक के बारे में पता लगाने के लिए। एल्गोरिथम जो है वो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक होने चाहिए। ह्यूरिस्टिक का मतलब है ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि जरूरत की नहीं है, अननेसेसरी है, उसको ये हटा दे, और ज्यादा जो मेन फोकस जहां से इंफॉर्मेशन एक्चुअली मिलेगी उस पर फोकस करे। ये सॉफ्टवेयर में ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए। रिकर्शन एंड इटरेशन स्टेप्स फॉर इफिशिएंट ट्री कंस्ट्रक्शन, किस तरह से इसकी पूरी ट्री बनेगी। ट्री मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप लोग ने प्रीवियस जो इसके पहले वाली लेक्चर है वो देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा। मान लो ए और बी प्लांट है, ठीक है, ये एक्स नाम के प्लांट से बना, एक्स का एक और वाई प्लांट है, ये जेड से बना, और वाई का दो और प्लांट्स निकल कर आ रहे हैं सी और डी। अब ये देखो एक ट्री जैसा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इफिशिएंट ट्री बनाने में, ट्री का मतलब यहाँ पेड़ नहीं बना रहा है, इसका मतलब है कि किस तरह से प्लांट्स आपस में कनेक्टेड हैं, कौन से उनके एंसेस्टर्स हैं, कौन से नए प्लांट्स बने, कितनी क्लोज रिलेशनशिप दो अलग अलग प्लांट्स में है, ये पता है। तो ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटीज इनमें होनी चाहिए। डिजायरेबल और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ऑल सब्स्टिट्यूशन मॉडल्स शुड बी यूज्ड फॉर करेक्ट फाइलोजेनी। जो भी मॉडल इसमें इस्तेमाल होते हैं इस पर्पस के लिए, फाइलोजेनी पता करने के लिए, वो यहाँ पर सही यूज होने चाहिए। लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन, जो बदलाव आ रहा है उसका लोकेशन और ट्रांसवर्जन, ये सब हमें पता होना चाहिए। आर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन द एमएसए जेनरेटेड, जो भी एमएसए यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उस पे फाइलोजेनेटिक एनालिसिस निर्भर करती है। एमएसए शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट्स, जो भी एमएसए है वो किस पे फोकस उसका होना चाहिए, जो भी स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट्स है उस पे फोकस होने चाहिए, रादर देन सीक्वेंस अलाइनमेंट। मतलब इसका फोकस स्ट्रक्चर पे ज्यादा होना चाहिए सीक्वेंस की तुलना में। तो ये कुछ क्वालिटीज हमें चाहिए। और क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए, और क्या क्वालिटीज चाहिए फाइलोजेनी में? मैनुअल इंस्पेक्शन, एमएनए को अगर हम एक बुक कॉपी में या किसी फाइल में अगर इस तरह से देख रहे हैं तो इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत हमेशा पड़ती है। इट कैन बी डन यूजिंग एमएसए एडिटर्स, तो कुछ ऐप से भी ये काम हो सकता है, जैसे एमएसए एडिटर्स है। जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है इसमें मेथड्स जो है वो कौन कौन से अप्लाई होते हैं फाइलोजेनेटिक्स के लिए? मिनिमम इवोल्यूशन होना चाहिए, मतलब बदलाव कम से कम आया होना चाहिए। इवोल्यूशनरी डिस्टेंस, जितना बदलाव आया उसके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। नॉट प्योरली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे पूरी तरह से निर्भरता नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेस ऑन इनिशियल अलाइनमेंट, तो हमें ये चीज इंश्योर करनी चाहिए कि जो भी फाइलोजेनेटिक ट्री है वो सही तरह से कंस्ट्रक्ट हुई है और इंफॉर्मेशन उसमें सही यूज हुई है, ठीक है। देयर शुड बी नो एरर, कोई भी एरर, कोई भी गलती आपको इनिशियल अलाइनमेंट में जो शुरुआत में इंफॉर्मेशन यूज हुई है उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये पूरे प्रोसेस को गड़बड़ कर देगा, और जो भी फाइलोजेनेटिक ट्री इस प्रोसेस से निकल कर आएगी उसमें भी एरर होंगे, ठीक है। तो इस चीज को कम करने के लिए जरूरी है कि जो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन उसको सॉफ्टवेयर में दी जाए फाइलोजेनेटिक्स को पता लगाने के लिए, वो सही एक्यूरेट हो, ठीक है। चूजिंग द राइट प्रोग्राम, जिस तरह का ऐप या प्रोग्राम हम यूज कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। एक से ज्यादा, मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन मॉडल्स इज एक्सेप्टेबल, एक से ज्यादा मॉडल हम या सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं इवोल्यूशनरी प्रेडिक्शंस पता करने के लिए, किस तरह का बदलाव जो है वो बीते समय में हुआ है। रैंडमनेस जो है इज एक्सेप्टेड ओनली इन एनालाइजिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है। तो रैंडमनेस, अचानक से कोई अगर ऑर्गेनिज्म ऐड करना है, उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। चूजिंग द प्रोग्राम शुड बी डिपेंडेंट ऑन आर डेटा सेट्स, क्या क्या डेटा यूज हुआ है उस पर बेस्ड होना चाहिए कि किस तरह का प्रोग्राम हम यूज करेंगे फाइलोजेनेटिक्स की स्टडी में। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यहाँ पे टोपोलॉजीज हैं,
जैसे कि यहाँ पर देखा जाए कि अगर सिर्फ एक ट्री है जनरेट होती है, ओनली वन ट्री, इफ ओनली वन ट्री हैज बीन जनरेटेड एज डज बाय डिस्टेंस मेथड, तो डिस्टेंस मेथड से अगर एक ट्री बनती है तो बूट स्ट्रैपिंग जो है उसको ज्यादा महत्व दी जाती है। It will always good to work on different topologies of phylogenetic tree. phylogenetic tree पे वर्क करने के लिए अलग अलग टर्म्स हम यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोसेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए किसको, सीक्वेंस को, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द पेयर ऑफ सीक्वेंस फॉर इनिशियल अलाइनमेंट। इनिशियल इंफॉर्मेशन उसमें सॉफ्टवेयर में प्लेस करने के लिए जो दी जाती है उसको छोड़कर बाकी इंफॉर्मेशन जो भी मिली उसको सबको इंपॉर्टेंस दे देनी चाहिए, ताकि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी प्लांट है, उसके बीच के रिलेशनशिप को पता किया जा सके, क्लोजेस्ट रिलेशनशिप को पता किया जा सके। सिलेक्टिंग क्लोजेस्ट सीक्वेंस, तो प्रोग्राम जो है इसमें इंफॉर्मेटिव साइट्स होनी चाहिए, डिस्कार्डिंग नॉन इंफॉर्मेटिव साइट्स एंड नॉट ऑन द अलाइनमेंट स्कोर ऑफ इंफॉर्मेटिव साइट्स। तो प्रोग्राम जो है इसमें इंफॉर्मेटिव साइट्स होनी चाहिए, और जो भी ऐसी कोई साइट है जिसमें इंफॉर्मेशन उतनी अवेलेबल नहीं है उसको हटा देना चाहिए। क्लोजेस्ट सीक्वेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि बायोलॉजिकली ये जो पेयर है सीक्वेंस का इसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी एरर वगैरह जो है वो उसमें प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए नवोद्भव बैच लॉन्च किया गया है। ये बैच काफी समय से रन कर रहा है, काफी बच्चे एनरोल हो रहे हैं, आप लोग के लिए भी ये बैच काफी यूजफुल हो सकती है। इस बैच के अंदर जो भी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसमें A to Z जितनी भी यूनिट्स है उन सब के लेक्चर वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे। इस बैच के अंदर ना सिर्फ लेक्चर वीडियोस बल्कि नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और वन शॉट रिविजन भी यूनिट वाइज इसमें कराया जाएगा। ये जो पूरा नवोद्भव बैच है ये आपका 3 महीने के अंदर पूरे कोर्स को कंप्लीट करता है। ऑल दो एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ से ही, तो हमारा कोर्स ऑलरेडी यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा वैलिडिटी तब तक बनी रहेगी, तब तक आप कोर्स के साथ जुड़े रह सकते हैं जब तक आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं हो जाते। इस पूरे कोर्स का ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है। इसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री सारी क्लासेस इसमें आपके आ जाती है, ठीक है। और DNS20 अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो इस ऑफर प्राइस पे एक्स्ट्रा 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। अलग से स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज इसमें आपको जो है पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे कोर्स की ये ऑफर प्राइस है, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये डीएनएस एजुकेयर ऐप पर आपको ये सारी नवोद्भव बैच की क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ आज के इस क्लास का फ्री पीडीएफ भी वहां पे आपको अवेलेबल होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चॉइस ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, अलग अलग पॉपुलेशन है, उनकी बॉडी में नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंस यानी डीएनए का वो हिस्सा, आरएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन नहीं बनाता है। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के, जिसका इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से हम फाइलोजेनेटिक्स का पता बेहतर लगा पाते हैं, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में। ज्यादातर डाइवर्जेंट ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स के यूज किए जाते हैं, जिसमें इधर स्लोली इवॉल्विंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो सकते हैं जैसे कि राइबोसोमल आरएनए, या प्रोटीन सीक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को डीलाइनेटेड कर दिया जाए आर एट द डीपेस्ट लेवल, जैसे कि बिटवीन बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के बीच में, कंजर्व्ड प्रोटीन सीक्वेंसेस जो होते हैं मेक्स मोर सेंस देन यूजिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। तो यहाँ पर हम प्रोटीन सीक्वेंसेस को तवज्जो या कह लो इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा देते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की तुलना में। न्यूक्लियोटाइड कहाँ होते हैं बच्चों, जैसे कि इस तरह से ये पूरा डीएनए है ना, थोड़ा डीएनए के बारे में जान लो इधर। डीएनए जो है इसमें हर एक स्ट्रक्चर जो है उसमें हर एक यूनिट को यहाँ पर एक इधर यहाँ पर होता है फॉस्फेट ग्रुप, इधर होता है एक नाइट्रोजन बेस। इस पूरे स्ट्रक्चर को, एक यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की तुलना में जो न्यूक्लियोटाइड से आगे देखो होता क्या है कि नॉर्मल बॉडी में डीएनए से हमारे आरएनए बनता है, ये आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा, और आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। डीएनए से आरएनए बनने को आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हो, और आरएनए से प्रोटीन बनने को आप ट्रांसलेशन कहते हो। ये कह रहा है कि जो ये प्रोटीन सीक्वेंसेस है इसका यूज हम ज्यादा करते हैं रादर देन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो कि डीएनए में आपको मिल जाएगा। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की तुलना में प्रोटीन सीक्वेंस का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्योंकि भाई इसी प्रोटीन से बॉडी में एंजाइम, हार्मोन्स ये सब बनते हैं। तो फाइलोजेनेटिक्स का पता लगाने के लिए हम प्रोटीन सीक्वेंस को इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, ठीक है।
और इसमें जो कोडॉन है उसको भी प्रेफरेंस दी जाती है। कोडॉन क्या होता है? नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, टोटल 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं हमारी बॉडी में बेटा, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो 4 नाइट्रोजन बेस है ये अक्सर ट्रिपलेट के फॉर्म में, तिकड़ी के फॉर्म में बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि ATG हो सकता है, AUG हो सकता है, AUU हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतने नाइट्रोजन, जब ये नाइट्रोजन बेस इस तरह से ग्रुप हो जाते हैं तो इसको ट्रिपलेट या कोडॉन नाम दिया जाता है। तो कोडॉन यूजेज टेबल का मॉडल हम यहाँ पे टेबल यूज कर सकते हैं अगर हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है और उसकी फाइलोजेनी को समझना है, क्योंकि भाई एक तरह के ऑर्गेनिज्म में एक टाइप का आपको नाइट्रोजन बेस, एक टाइप का कोडॉन, एक टाइप का प्रोटीन बनता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम इन चीजों को पता लगाते हैं और इससे हम सिमिलैरिटी ढूंढते हैं तो हमें बेहतर रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच में पता लग पाती है, मतलब फाइलोजेनी पे और बेहतर काम हो पाता है इससे। ठीक है, मेथड से भी इसमें डिफरेंट तरह के हम प्रोसेसेस का यूज करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है हमें पता चलता है कि कितना कम इवोल्यूशन यहाँ पे हुआ है। तो भाई डीएनए आरएनए में बहुत ज्यादा इवॉल्व किया, बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं आते हैं, तो इसीलिए इसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वेटेड पार्सीमोनी, वेटेड पार्सीमोनी जो है ये बेटर है अनवेटेड पार्सीमोनी से, जो कि यहाँ पे सारे म्यूटेशन को एक जैसा कंसिडर करती है। म्यूटेशन ऑफ सम साइट्स जो है आर नोन टू ऑकर लेस फ्रीक्वेंटली देन अदर्स। ठीक है, तो कुछ जगह पे म्यूटेशन यानी कि चेंज जो होता है तो वो कुछ जगह पे ज्यादा यहाँ पे आया रहता है, और आर नोन टू ऑकर लेस फ्रीक्वेंटली, ये कम बार प्रेजेंट होते हैं, कम बार दिखते हैं एज कंपेयर टू बाकी साइड से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि म्यूटेशन यानी चेंजेस कितने हुए कितने नहीं हुए हैं। तो वेटेड स्कीम की मदद से हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के म्यूटेशन को सिलेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि भाई देखो अगर हमें ऑर्गेनिजम्स के बीच की रिलेशनशिप को समझना है तो हमें सिमिलैरिटीज तो समझ नहीं है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म का कोडॉन दूसरे ऑर्गेनिज्म के कोडॉन से कितना मेलजोल खा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी समझना जरूरी है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की तुलना में कितना म्यूटेट किया है, कितना बदला है, कितना चेंज हुआ है। तो म्यूटेशन यानी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी दोनों को ध्यान में रखते हुए फाइलोजेनी का पता लगाया जाता है। यूजर रिक्वायरमेंट, तो प्रोग्राम शुड बी यूजर फ्रेंडली, जो भी प्रोग्राम है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब आसानी से कोई भी प्रोग्रामर, कोई भी इंसान उसको यूज कर पाए, और ये डिस्प्ले करना चाहे कि जो भी फाइलोजेनेटिक की ट्री है वो आसानी से उसमें दिख पाए, ग्राफिकल रेजोल्यूशन अच्छा हो, सब्स्टिट्यूशन मॉडल्स उसमें यूज हो पाए, ताकि यहाँ पर टूल्स ऐसे रहे जो कि हमें मदद करे कि हमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन मॉडल चूज करना है, उसी बेसिस पे हम आगे उसको सर्च कर पाए, क्योंकि अलग अलग मॉडल अपने आप आ जाते हैं तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो मॉडल टेस्ट जो है एक प्रोग्राम है जो कि हमें एक सब्स्टिट्यूशन मॉडल को सिलेक्ट करने में, उसको पता करने में मदद करता है। एनालाइजिंग म्यूटेशन, किस तरह का म्यूटेशन हुआ है इसको हम पहचाने, ये म्यूटेशन जो है बहुत सारे अलाइनमेंट की मदद से हम पहचान पाते हैं कि म्यूटेशन हुआ कैसे। तो इस सॉफ्टवेयर्स में ये प्रोसेसेस होती है जिससे ये पता चलता है कि म्यूटेशन यहाँ पर कहाँ हुआ है। तो बेस सब्स्टिट्यूशन होता है, इंडल इंसर्शन या डिलीशन होता है। तो ये जो दो सॉफ्टवेयर्स में आपको ये दो फीचर्स जो दिखते हैं सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग, ये पता करते हैं कि म्यूटेशन कहाँ हुआ है। जैसे कि आप 12th में रहोगे तो एक प्रोसेस पढ़े होगे यहाँ पर सिकल सेल अनीमिया का। सिकल सेल अनीमिया एक डिसऑर्डर है बच्चों, एक डिजीज है जिसमें GAG नाम का ट्रिपलेट कोडॉन GUG बन जाता है। इसका मतलब है बीच का एडेनिन यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है, तो इसको बेस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जहां पे एक नाइट्रोजन बेस बदल जाता है। तो ये सब तो आपको दिखेगा थोड़ी ना, लेकिन सॉफ्टवेयर्स में इस तरह की फीचर्स होने चाहिए जो इन सिंगल बेस चेंज को भी पहचान ले। तो इसीलिए कह रहा है बेस सब्स्टिट्यूशन फीचर उनमें होना चाहिए, और इंसर्शन या डिलीशन के लिए यहाँ पे इंडल जो है वो यूज होता है, जिससे ये पता चलता है कि क्रोमोसोम नंबर घटा है या बढ़ा है, तो वो भी चीज पता करता है। जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन बॉडी में 46 नहीं होते हैं, या तो उससे कम होते हैं, डिलीशन होने की वजह से 45 हो जाते हैं, या तो एडिशन होने की वजह से 47 हो जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के से डिसऑर्डर होते हैं, तो ये सब डिटेक्ट करने वाले में सॉफ्टवेयर में ऐसे फीचर्स होने चाहिए। म्यूटेशन जो है इजीली मल्टीपल अलाइनमेंट से नहीं डिटेक्ट किया जा सकता है, तो ऐसे में ट्रांसपोजिशन हो गया, एक्सॉन शफलिंग हो गया, ये सारे फीचर्स भी इसमें रहते हैं। तो मैनुअल इंटरवेंशन जरूरी है भाई। एक बार अपने सॉफ्टवेयर की मदद से तो म्यूटेशन, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस पता कर लिया फाइलोजेनेटिक्स बनाने के लिए, लेकिन मैनुअल तरीके से उसको देखना, समझना, प्रिंट आउट्स के फॉर्म में उसको समझना, देखना जरूरी है।
ठीक है। तो इसमें प्रोटीन्स का किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है भाई, क्योंकि प्रोटीन जिस तरह से अरेंज होंगे उस तरह से पता चलता है कि किस तरह से प्रोसेसेस आगे बढ़ी है। प्रोटीन सीक्वेंसेस को हम प्रेफर कर रहे हैं, ये मैंने शुरू में ही बताया था, न्यूक्लियोटाइड की तुलना में। न्यूक्लियोटाइड जैसे कि डीएनए में जो स्ट्रक्चर है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड में आपको पेंटोज शुगर मिल जाता है, इसके 5वें कार्बन पे आपको फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है, और इसके पहले कार्बन पे कोई ना कोई आपको नाइट्रोजन बेस जैसे कि एटीजीसी में से कुछ भी मिल सकता है। फिलहाल के लिए मैंने इधर ए लिख दिया, एडेनिन। इस पूरे को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो कि डीएनए में आपको मिल जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ना देख के हम प्रोटीन सीक्वेंस को प्रेफरेंस यहाँ पे देते हैं। रीजन है कि जेनेटिक कोड अक्सर जो है वो क्या हो जाता है, डीजनरेट कर जाता है, खराब हो जाता है। होता क्या है कि 4 कोडॉन होते हैं हमारी बॉडी में, कोडॉन बोल रही है, 4 कोडॉन, 4 नाइट्रोजन बेस है। कौन कौन से, ए टी जी सी। अगर हर एक को ट्रिपलेट बनना है तो टोटल कितने कोडॉन बनेंगे, इसके लिए 4 का क्यूब कर लो, 4 एटीजीसी का क्यूब कर लो, तो पता चल जाएगा कितने ट्रिपलेट पॉसिबल है। मतलब ये 4 नाइट्रोजन बेस तिकड़ी के फॉर्म में कितनी बार अरेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 का क्यूब कर दिया तो कितने हो गए, 64 हो गए। इसमें से 3 जो है ना वो कोई काम नहीं करते हैं, 61 ही काम करते हैं। इसलिए देखो लिखा है 61 कोडॉन 20 अलग अलग तरह के एमिनो एसिड आपकी बॉडी में बनाते हैं। उसी से फिर एमिनो एसिड से ही जुड़ते जुड़ते चला जाता है एमिनो एसिड, तो इसी से आपकी बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है। तो चेंज इन अ कोडॉन मे नॉट रिजल्ट इन चेंज इन एमिनो एसिड। कोडॉन अगर बदलता है तो जरूरी नहीं है कि उससे जो एमाइनो एसिड बन रहा है वो भी बदल जाए। डीएनए सीक्वेंस जो है सम मोर बायस्ड होते हैं प्रोटीन सीक्वेंस की तुलना में, तो भाई जिसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा आ रहा है उसका इस्तेमाल हम कम करते हैं फाइलोजेनेटिक्स के पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है। तो अलाइनमेंट की क्वालिटी इंप्रूव करना, अलाइनमेंट में या सॉफ्टवेयर्स में किस तरह के टूल्स यूज कर रहे हैं वो सब यहाँ पर जरूरी होता है। इंप्रूव अलाइनमेंट बाय करेक्टिंग अलाइनमेंट एरर, कोई एरर आता है और कोई अनरिलेटेड या हाईली डाइवर्जेंट सीक्वेंस आता है तो वो सबको करेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर चीजें प्रेजेंट रहनी चाहिए। तो भाई ये तो चीज हो गई कि सॉफ्टवेयर्स में क्या फीचर्स होने चाहिए, सॉफ्टवेयर्स में हम यूज ज्यादातर क्या करते हैं ये हमने देख लिया कि भाई हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की तुलना में हम प्रोटीन सीक्वेंस को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स में ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो पॉइंट म्यूटेशन से लेके डिलीशन और एडिशन तक के चेंज को, बदलाव को डिटेक्ट कर पाए, पहचान पाए और आप तक उसके इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए। इसके अलावा फेमस सॉफ्टवेयर्स जिसकी जो फाइलोजेनेटिक्स में ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं उसमें आ जाता है मेगा, फिलिप, मिस्टर बेयर और यहाँ पे रैक्स एमएल। ये डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो बच्चों ये था टॉपिक कि सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम फाइलोजेनेटिक्स का काम कैसे करते हैं। बच्चों जाने से पहले वापस आपको बता दूं कि बीएससी मैथमेटिक्स का अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर या बीकॉम के स्टूडेंट हो तो डीएनएस यहाँ पे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से आप सभी के लिए फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के अंदर 9वां बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच के अंदर आपको सारी क्लासेस, हमारे अलग अलग कोर्सेज की जो जितने भी यूनिट्स है उन सबकी क्लासेस मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जल्द ही आपको वन शॉट रिवीजन मिलेगा जो कि हर यूनिट के लिए रहेगा। उसमें हम हर वन शॉट रिवीजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ आपको 1250 के ऑफर प्राइस पे मिल जाएगा। इसमें आप लोग को पूरा, ये किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, पूरे कोर्स का ही ऑफर प्राइस रहेगा। इसमें अगर आप डीएनएस 20 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो देरी नहीं करनी है, जल्द से जल्द डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप पर ही ये सारी क्लासेस और आज के इस क्लास का फ्री पीडीएफ भी यहीं पे अवेलेबल होगा। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आज के इस क्लास में बच्चों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।